इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आज एक प्रेस रिलीज आई है और उसके मुताबिक उन्होंने कहा जी कि ये प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स जो हैं और मैप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ये जो अब उन्होंने सारे की सारी चीज़ जो है अपनी वेबसाइट पे लगा दी है और वहाँ पे व्यू की जा सकती है। वो कहते हैं जी कि इसको आप 30 डेज़ के अंदर यानी कि टिल अक्टूबर 26 इसको व्यू कर सकते हैं और अगर आपको कोई ऑब्जेक्शंस हैं डीलिमिटेशन पे तो आप ECP के पास आ सकते हैं। लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे जिस बंदे को एतराज़ है वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही होना चाहिए, दूसरी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नहीं होना चाहिए और आपको खुद इन पर्सन आना पड़ेगा। अगर आप कोई एतराज़ात जो हैं कोरियर के थ्रू भेजेंगे, पोस्ट करेंगे या फैक्स करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ECP ने ये भी कहा जी कि हमने डिसाइड किया है कि अक्टूबर 28 से नवंबर 26 के अंदर हम इन तमाम ये जो आप ऑब्जेक्शंस लाएंगे उनको हम देखेंगे और आप एक छोटी सी फीस दे के ECP को ये मैप हासिल भी कर सकते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का। और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अपने फाइनल रिजल्ट्स ऑफ 7th डिजिटल सेंसस ऑन August 7 पब्लिश किए थे और उसके बाद फिर जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी उसने ECP को कहा था कि आप डीलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू करें अंडर सेक्शन 17 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017। तो उसी के अंडर जो है ये सारा किया गया था। रशियन एम्बेसी जो है जी इस्लामाबाद में, उसने आज कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का शिपमेंट है पहला वो मॉस्को से आ गया है और ये दूसरी एनर्जी परचेज है रशिया से पाकिस्तान की। और जो है ये जो रशियन एम्बेसी है इस्लामाबाद में उसने एक्स के ऊपर लिखा जो पहले ट्विटर था कि 100,000 मेट्रिक टन्स ऑफ LPG हैज़ बीन डिलीवर्ड टू पाकिस्तान थ्रू ईरान सरक्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और दूसरा एक और भी शिपमेंट जो है वो आ रहा है। आपको बताइए कि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी का क्राइसिस बेतहाशा जो है वो डीप हो चुका है और जो बाकी के मुल्क हैं उनसे बहुत एक्सपेंसिव मिलती है। तो रशिया के साथ एक डील की गई थी चीप LPG लेने के लिए, एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए। अब ये किस करेंसी में इसकी पेमेंट हुई है और इसकी कॉस्ट क्या है उसका तो पता नहीं है, लेकिन कुछ सोर्सेज जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में उनके मुताबिक ये जो पेमेंट्स हैं रशिया को चाइनीज़ करेंसी के अंदर की गई हैं, लेकिन कॉस्ट इसकी क्या है वो अभी भी डिस्क्लोज नहीं की गई है। पाकिस्तान के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल साहब और मुस्तफ़ा खोकर जो हैं वो आपको पता ही है कि ये सब लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे सेमिनार्स री इमेजिनिंग पाकिस्तान, जिसमें कि वो टेस्ट करना चाहते थे कि क्या एक नई पॉलिटिकल पार्टी जो है लॉन्च की जा सकती है। इस मौके पे बात करते हुए इस्माइल साहब से पूछा गया कि भाई आप ये लोग डिसीजन जो है इसको सीरियसली ले रहे हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम सीरियसली इसको सोच रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पब्लिक ओपिनियन क्या है। जब अब पब्लिक ओपिनियन हमने जुलाई में कराया था तो हमको पता चला था कि इमरान खान साहब जो हैं मुल्क के अंदर सबसे पॉपुलर लीडर हैं और उनकी पार्टी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी इससे पहले कहा था कि इनकी जो ट्रायो है इसकी स्ट्रैटेजी यही है कि पहले हम देखें कि हम फाइनल डिसीजन यानी कि नई पार्टी बनाने से पहले देखें कि क्या लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे भी या नहीं। तो वैसे तो मुफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि हम तीनों ये सोचते हैं कि एक और पार्टी की यहाँ पे ज़रूरत है, मीडिया के साथ भी डिस्कशंस जो हैं, लेकिन हम ये जो है इसको बहुत सोच समझ के लॉन्च करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा कीन जो है वो मुस्तफ़ा खोकर नज़र आ रहे हैं और दूसरे दो जो हैं दे आर नॉट रियली वेरी श्योर, बट खोकर साहब इज़ वेरी श्योर। तो वो कहते हैं कि नहीं एक पार्टी हमको लॉन्च करना ही चाहिए। इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी जनाब एक इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने जो राना सनाउल्लाह माजिद भाई के फेवरेट जो लीडर हैं यानी कि ज़ाहिर है मौलाना साहब के बाद उनके बारे में जो है उनकी जो बड़ी हार्ड हिटिंग किस्म की स्टेटमेंट आई थी उसको बड़ा उन्होंने नापसंद किया। ये स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह ने दी थी केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर सरफराज बुगटी के लिए। उसके ऊपर बात करते हुए अब्बासी साहब ने कहा कि वैसे तो सनाउल्लाह साहब बड़े सेंसिबल बंदे हैं और उनको इस तरह की डुअल मीनिंग वाली बातें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे हैरत है कि उन्होंने इस तरह की बात क्यों की। राना सनाउल्लाह ने बुगटी साहब के बारे में कहा था जो कि बुगटी साहब ने जब कहा कि जी नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो उनको अरेस्ट किया जाएगा और अगर उनको बेल ना ग्रांट की गई तो नवाज शरीफ साहब ने आपको पता ही है कि कहा है कि मैं अक्टूबर 21 को इस साल आ रहा हूं। तो इस जो कमेंट्स थे उनके ऊपर राना सनाउल्लाह ने कहा कि आप ज़रा शेख रशीद अहमद का क्या हाल हुआ है वो ज़रा आप देख लो, तो अपने जो रिमार्क्स हैं उनको इशू करने से पहले ज़रा सोचा करो। तो अब्बासी साहब ने कहा कि वैसे तो राना सनाउल्लाह ने भी सही बात नहीं की, लेकिन बुगटी साहब को भी इस तरह के रिमार्क्स नहीं देने चाहिए क्योंकि वो इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और उनके पास ये मैंडेट नहीं है कि वो किसी को अरेस्ट होने का हुक्म दे सकते हैं। उनको सिर्फ चाहिए कि लॉ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब जो है उनका भी ये जो कमेंट था कि इलेक्शंस मुल्क में माइनस इमरान खान हो सकते हैं, बिल्कुल फेयर कमेंट नहीं है क्योंकि उनका काम भी जो है सिर्फ ये इंश्योर करना है इंटरिम में कि पाकिस्तान के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शंस हों। इसके अलावा PMLN के हालांकि ये लीडर हैं शायद खाकान अब्बासी, लेकिन उन्होंने इस पे बात करते हुए कहा कि भाई ये जो हैं शहबाज शरीफ लेड जो PDM थी उसके भी जो डिसीजंस कुछ थे वो बिल्कुल ठीक नहीं थे। तो मतलब शायद खाकान अब्बासी भी और ये जो हैं
मुफ्ता इस्माइल साहब भी, ये काफ़ी अपनी पार्टी के, लेकिन शायद खाकान अब्बासी ज़रा ज़्यादा ही जो हैं गलत फैसले जो हैं इनकी पार्टी के, उस पर बात करें। सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, उसने आज फॉरेन ऑफिस से जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको, उसके ऑफिशियल्स को बुलाया और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उनको भी बुलाया और उनको कहा जी कि ये हमको एक जवाब दें आप कि जो है ये ईरान के साथ जो हम लेना चाहते हैं, जो हम गैस पाइपलाइन बिछा रहे हैं, ये और मल्टी बिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है गैस पाइपलाइन का, और जिसमें कि ईरान ने 1150 किलोमीटर्स की जब ग्राउंड ब्रेकिंग की थी, जिसमें कि आसिफ अली जरदारी और उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंट डॉक्टर महमूद अहमदी निजाद जो कि उस वक्त ईरान के प्रेसिडेंट थे, गब्त जो कि शाहबहार के अंदर है, उसमें 2019 में इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की थी। तो उस वक्त इन्होंने कहा था जी कि इंडिया और ईरान और पाकिस्तान अपने अपने साइड की ये सारी जो है 2015 तक, जनवरी 2015 तक जो है हमको ये सारे का सारा कंप्लीट कर लेना चाहिए। इसकी जो कॉस्ट थी उस वक्त 7.5 बिलियन थी और पाकिस्तान ने कहा था कि यस, ईरान की तरह हम भी कमिट करते हैं कि हम जनवरी 2015 तक इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन फरवरी 2014 में पेट्रोलियम मिनिस्टर जो थे उस वक्त के, शायद खाकान अब्बासी, उन्होंने कहा जी चूंकि जो है ये अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, इसलिए हम ये प्रोजेक्ट को आगे लेके नहीं जा सकते। उसके बाद जो दूसरे ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट में आए थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर मुसद्दिक मलिक, उन्होंने भी कहा था जी कि हम अंडर गैस सेल्स एंड परचेज अग्रीमेंट जो कि यूएस ने सैंक्शंस लगाए ईरान पे, उसके अंडर हम ये काम कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। अब सूरत हाल ये है कि जो आज इनको बताया गया, जो इसने जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो कहा है इनको पाकिस्तान को कि अगर आपने ये जो पाइपलाइन ना बनाई तो आपके ऊपर लायबिलिटीज आ जाएंगी ऑफ 20 बिलियन यूएस डॉलर्स जो कि आपको ईरान को देने पड़ेंगे, क्योंकि अंडर द अग्रीमेंट आपको अपने हिस्से की जो पाइपलाइन है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसके ऊपर जो ये स्टैंडिंग कमेटी थी सेनेट की, उसने कहा कि भाई ये काम कहां पे खड़ा हुआ है, हम क्यों नहीं अपने हिस्से की गैस पाइपलाइन बना सकते, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी का क्राइसिस बहुत ज्यादा डीप हो गया, लोगों के पास 15-15 घंटे की लोड शेडिंग चल रही है, तो इसको कैसे खत्म किया जाए। इसके ऊपर और भी बात की गई सेनेट में कि जब इंडिया जो है वो रशिया और ईरान दोनों के साथ डील बना के आगे जा सकता है और उसको सस्ते ऑयल एंड गैस मिल रहे हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर क्या एतराज हो रहा है। इसके ऊपर उनको बताया गया जी कि अमेरिका के साथ मुस्तकिल इसके ऊपर बात जारी है, और यानी कि जाहिर है मास्टर्स ने भी गो हेड नहीं इनको कहा, तो जब तक वो गो हेड नहीं कहेंगे तो हम इस पे काम नहीं कर सकते। यानी मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, 20 बिलियन आप दे दें ईरान को, यहां से लूट लाट के तरले करके हैं जी, लोगों पे ज्यादा टैक्सेस लगा के आईएमएफ से मांग के, लेकिन काम हमने नहीं करना, हम ये नहीं करेंगे। ठीक है जी, बड़ा मतलब है अमेरिका ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ आके ना कोई एटम बम मारन लगे है, भाई तुसी अपने रीजन तक कम करो, तो आप उनको बोलें कि भाई हमारे मुल्क की हालत देखो आप क्या हुई है, तो वो जो है नहीं जी नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं। अच्छा जनाब, आज काउंसिल ऑन फॉरेन अफेयर्स जो न्यूयॉर्क के अंदर एक डायलॉग चल रहा था, उसके अंदर इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं जनाब एस जयशंकर साहब, वो थे वहाँ पे और उसको जो है मॉडरेट कर रहे थे फॉर्मर यूएस एम्बेसडर टू इंडिया केनेथ जस्टर। तो इसके ऊपर जो एस जयशंकर साहब से निजर साहब की जो किलिंग हुई है कनाडा के अंदर, उसके ऊपर सवाल किया गया और उस जर्नलिस्ट ने काफ़ी दफ़ा पूछा कि कनाडा कह रहा है उसने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, आप कुछ कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मेरे पास आएगी तो मैं उसको देखूंगा। उसने फिर से कहा, उसने कहा जी कनाडा ने कहा है कि जितना रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन था वो आपको दे चुका है, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स आपको दे चुका है। तो फिर से जयशंकर साहब ने कहा जी स्पेसिफिक एविडेंस जब मेरे पास आएगी तो मैं उस पर देखूंगा। उस जर्नलिस्ट ने कहा जी कनाडा कह रहा है कि स्पेसिफिक एविडेंस ऑफ इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशंस, जिसमें कि ये शो किया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट के लिंक्स हैं उसके किलिंग में, वो इंडिया को दिए गए हैं। तो जब उसने सेवरल टाइम्स पूछा तो उन्होंने कहा जी कि मेरे पास, फिर से जयशंकर साहब ने कहा कि अगर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आपके साथ जरूर करूंगा। उस जर्नलिस्ट ने जब दूसरा क्वेश्चन पूछने की कोशिश की तो जयशंकर साहब ने उसको इग्नोर किया और उन्होंने कहा कि इसका मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तो उसने फिर से कहा, उसने कहा सर यस या नो में कहें कि आपको ये कनाडा ने इंफॉर्मेशन दी है कि नहीं दी है। जब उसने बहुत इंसिस्ट किया और हीट जनरेट हुई तो फिर जस्टर साहब जो है उन्होंने इंटरवीन किया, उन्होंने कहा कि भाई इनफ इज इनफ, वी विल गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसमें उन्होंने, जयशंकर साहब काफ़ी गुस्से में आज नजर आए, हालांकि काफ़ी ठंडे मिजाज के हैं और जवाब बिल्कुल वो देना लग रहा था कि नहीं देना चाहेंगे। एक और इनसे सवाल किया गया कि निजर साहब की जो किलिंग है उसके अंदर
ये जो थ्रेट्स की सारी जो चीज़ें हैं और ये सारा कुछ जो है, FBI भी उसके बारे में बात कर रहा है और उसने भी कुछ लोगों को बताया है, सिखों को खासतौर पे USA में, कि आपकी लाइफ पे हो सकता है थ्रेट्स। और बाकी 5 आइज़ वाले जो हैं उन्होंने भी शेयर की है इंटेलिजेंस जो गैदरिंग है वो कनाडा के साथ। तो जयशंकर साहब ने कहा ना तो मैं 5 आइज़ हूँ, ना तो डेफिनेटली सर्टनली मैं FBI का हिस्सा नहीं हूँ, तो मैं रॉन्ग पर्सन हूँ जिससे आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कनाडा के ऊपर आज काफ़ी एतराज़ किए। उन्होंने कहा जी कि एक परमिसिव जो है एनवायरनमेंट है फॉर सक्सेशनिस्ट एक्टिविटीज कनाडा के अंदर, और ये जो सक्सेशनिस्ट फोर्सेस हैं ये ऑर्गेनाइज क्राइम बड़े अरसे से कनाडा के अंदर करते हैं। और हम कनाडा की गवर्नमेंट को बहुत दफा उन्होंने वर्ड यूज किया बैजरिंग, यानी कि हम तरले करते रहे हैं कैनेडियन गवर्नमेंट के कि ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम की लीडरशिप है, इनके जो ऑपरेशंस है कनाडा में, इनको खत्म करो। हमने सेवरल इनको रिक्वेस्ट की है एक्स्ट्राडिशन की, कि कुछ लोग जो भाग के तुम्हारे मुल्क में आए हैं उनको वापस करो, लेकिन कनाडा ने इसके ऊपर कुछ भी बात नहीं की। इससे पहले जब वो UNGA की जो मीटिंग में भी बात कर रहे थे उसमें भी उन्होंने कहा जी कि टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म जो है उसको आप अपनी पॉलिटिकल कन्वीनियंस के मुताबिक जो है वो फाइट नहीं कर सकते हैं। ये टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रिस्पेक्ट इसके अंदर शामिल होती है, तो चेरी पिकिंग नहीं हो सकती। टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म जहां पे भी होगा उसको खत्म करने की जरूरत है। जहां आपको अच्छा लगेगा वहां आप नहीं करेंगे, और जहां पे आपको अच्छा नहीं लगेगा वहां आप करेंगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा जी, एक क्वेश्चन इनसे आज की उसमें मीटिंग में कहा गया कि पता चला है कि हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं वो बहुत ही बैक बेंचेस पे चली गई हैं और स्लाइड कर रही हैं। तो उसके ऊपर एस जयशंकर साहब ने कहा जी कि ये जो हैं सारी की सारी इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग है और इसका कोई ताल्लुक हिंदुस्तान के अंदर के साथ नहीं है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। फिर उनसे क्वेश्चन किया गया कि रशिया के ऊपर आपने कभी एतराज़ नहीं किया जब से उसकी यूक्रेन के साथ वॉर है, तो आप क्या समझते हैं, आपके टाइज कैसे हैं रशिया के साथ? तो एस जयशंकर साहब ने कहा जी कि हमारे टाइज रशिया के साथ बहुत ही वेरी स्टेबल, उन्होंने कहा सिर्फ स्टेबल नहीं कहा, उन्होंने कहा दे आर वेरी स्टेबल, और हम दोनों जो हैं अपने ताल्लुकात को ऐसे ही रखना चाहते हैं। ए होंदा जी फॉरेन मिनिस्टर, एग्जैक्टली हैं जी, ये इसनू कहंदा तुहाडे विच साह है, बंदे विच साह है, हैं जी, ये है बात। ठीक है, खूब बैशिंग की उन्होंने आज, और उन्होंने कोई परवाह नहीं की गोरे जर्नलिस्ट की। उन्होंने कहा खली वली तुम्हारे सवाल का मैं जवाब ही नहीं देना चाहता हूँ। And this segment of the news is brought to you by Next2 Wireless. Next2 Wireless electronic cell phones, long distance calls, urgent phone repairs हो, लैपटॉप्स हो, इस डैश कैम है, सॉफ्टवेयर है, अपडेट है, गर्ज के कोई भी काम हो सेल फोन्स एंड कंप्यूटर्स का, तो Next2 Wireless 7171 गोरवे ड्राइव मिसिसागा में 6472720020। ग्रिल एंड चिक, इनका कहना है कि बेस्ट ग्रिल चिकन इन टाउन। भाई खा के देखिए फिर बताइए हमें। 2 लोकेशन है, 3525 प्लैटिनम ड्राइव मिसिसागा एंड 15 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट ब्रैम्पटन। अगेन www.grillandchick.com, 9054560500 इनका फ़ोन नंबर है। और सब लास्ट बट नॉट लीस्ट, माई इंश्योरेंस ब्रोकर के वकार अजीम का कहना है कि अगर आपने अपने घर की इंश्योरेंस, अपने बिजनेस की इंश्योरेंस, अपनी गाड़ियों की इंश्योरेंस करवानी हो तो एक दफ़ा इन्हें चांस दें, ये आपको बेस्ट से बेस्ट डील लेके देंगे। माई इंश्योरेंस ब्रोकर के वकार अजीम, 4163022522 इनका फ़ोन नंबर है। हाँ जी, हिंदुस्तान में आज फिर जो है कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई। उसकी वजह यह है कि यूपी के एक जो टाउन है बहारच के अंदर, उसके अंदर ग्रेड 9 का एक हिंदी का पेपर आया, और उस हिंदी के पेपर के अंदर क्वेश्चन था कि इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो टेररिस्ट हैं, टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, तो उसके बारे में क्या किया जा सकता है। और उसमें कहा गया कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ जंग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब जब ये पर्चे में क्वेश्चन आया तो बच्चे, जब मुसलमान जो थे, जब वो यूपी में अपने घरों में गए और उन्होंने बताया, तो पेरेंट्स ने वहां पे बड़ा शोर मचाया, और उन्होंने जाके जो है वो वहां पे पुलिस के साथ बात की। पुलिस ने जब पूछा तो पता चला जी कि उस पर्चे के अंदर एक पूरा पैराग्राफ आया था जिसके के ऊपर स्टूडेंट्स को कहा था कि तुमको इसके ऊपर कमेंट करने की जरूरत है। उसके अंदर यह कहा गया था कि जो इंडियन मुस्लिम्स का जो टेररिज्म है, जो कि लश्कर तैयबा, अलकायदा, तालिबान और इस तरह के दूसरे इस्लामिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो चला रहे हैं, इनको कैसे खत्म किया जा सकता है। और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के साथ वैसे तो जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पे बात करे, लेकिन जंग के लिए भी उसको पाकिस्तान से तैयार रहना चाहिए। इससे पहले भी आपको पता है कि यूपी के मुजफ्फरनगर के अंदर जो
एक टीचर थी उसने एनकरेज किया था अपने स्टूडेंट्स को कि एक पाकिस्तानी मुसलमान बच्चे जो है उसको थप्पड़ मारते रहो आप, तो उसका नोटिस लिया था फिर सुप्रीम कोर्ट ने। तो आज भी जब ये चीज़ें सारी जो हैं वो सामने गई तो उसके ऊपर जो है फिर अथॉरिटीज़ को कहा गया कि भाई आप लें, जो स्कूल है वो कहता है जी हमने अपोलोजाइज़ किया है और हमने उस टीचर को निकाल दिया। लेकिन इस तरह की हिंदुत्व किस्म की जो टीचिंग्स हैं दी जा रही हैं इंडिया के स्कूलों में, उसके ऊपर आज एक्सपर्ट्स ने उठाई। इसके अलावा जो एक न्यूज़पेपर है डिप्लोमेट, उसने ये भी कहा कि जो इकाल फाउंडेशन है इंडिया की, वो जो रन कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स, वो ये बता रहे हैं लोगों को कि किस तरह से हिंदूज जो हैं इस मुल्क के अंदर सुपीरियर हैं और बाकी सारी जो है वो इन्फीरियर जो हैं सिटीजन्स हैं। तो इस तरह की चीज़ को एक सेक्युलर हिंदुस्तान के अंदर मना करने की ज़रूरत है, एक्सपर्ट्स ने आज हिंदुस्तान के अंदर कहा। नसीरुद्दीन शाह साहब जो हैं वो एक रीसेंट इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने कहा जी कि मेरे वालिद साहब बड़े स्ट्रिक्ट थे और मुझे कहते थे अगर ये नौटंकी करता रहेगा तो कमाएगा क्या और खाएगा क्या। तो कहता है मेरा तो फर्स्ट लव यही था कि मैं फिल्मों में आना चाहता था और काम करना चाहता था और थिएटर पर भी मैं काम करता था। तो नसीरुद्दीन शाह साहब कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि मैं भी शायद कभी कभी उसी माइंड सेट में जब होता हूँ तो मैं भी अपने बच्चों पे ज़रा हार्श हो जाता हूँ। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास रहें, मुझे हक करें, किस करें, लेकिन कभी कभी आपको पता है कि माहौल की वजह से ऐसा ये सब कुछ हो जाता है। मैं अपने बच्चों के साथ हार्श हो जाता हूँ, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरे बच्चे मेरे से स्केर्ड रहें। और मैं तो वैसे मैं समझता हूँ कि मैं एक आइडियल फादर कभी भी नहीं रहा, मुझे गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि अपने बच्चों में से जो मेरा छोटा बेटा है उससे मैं बड़ा डरता हूँ वो पता नहीं मेरे से डरता है कि नहीं। तो इस तरह की उन्होंने बड़ी प्यारी बातें की। शाहरुख खान साहब जो हैं उन्होंने एक सेकंड अब राउंड चलाया आस्क SRK, यानी कि शाहरुख खान से आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ट्विटर के ऊपर उन्होंने थोड़ी देर के लिए ये खोला था फिर से, तो उसमें बहुत सारे फैंस जो हैं उनके बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए। तो एक क्वेश्चन शाहरुख खान के पास आया कि जनाब आपकी जो अब ये जवान है उसने तो 1000 करोड़ बनाए हैं, उसके अंदर 10 जीरोस हैं। तो जो है वो आपको पता ही है कि जीरो जो फिल्म थी शाहरुख खान की वो तो बड़ी फ्लॉप गई थी। तो शाहरुख खान समझ गए वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो वो कहता है यार ये 0-0 मत याद दिलाओ। तो दूसरे ने फिर उनको कहा कि सर आजकल आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो। तो शाहरुख खान साहब ने कहा जवान की सक्सेस के बाद मैं सिर्फ अकाउंट बुक्स पढ़ रहा हूँ। तो शाहरुख खान इज नोन फॉर हिज वेरी विटी रिप्लाईज। एंड जनाब आपको हैरत होएगी कि कैटरीना कैफ साहिबा जो हैं, कैटरीना कैफ साहिबा जो न्यूली लॉन्च व्हाट्सएप चैनल्स हैं उसके अंदर मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटी हैं। शी हैज 14.2 मिलियन फॉलोअर्स और ये ज्यादा है ये जो सिंगर रैपर है बैड बनी एंड इवन ये जो मार्क जकरबर्ग हैं जो मेटा के मालिक हैं उनसे भी ज्यादा इनकी फॉलोइंग और पॉपुलैरिटी है। व्हाट्सएप चैनल्स जो हैं उनके फॉलोअर्स जो हैं 23 मिलियन हैं, फॉलोड बाय नेटफ्लिक्स जिसके 16.8 मिलियन है और नंबर 3 के ऊपर ऑफिशियल चैनल फॉर रियल मैड्रिड है जिसके 14.4 मिलियन है। कैटरीना कैफ जो हैं उनकी वो 4th स्पॉट पे हैं। बैड बनी जो हैं वो 5th पोजीशन पे हैं विद 12.6 मिलियन एंड जकरबर्ग इज फॉलोज हिम आफ्टर बैड बनी, ही फॉलोज बैड बनी और उनके जो फॉलोअर्स हैं 9.2 मिलियन है जी। तो बाबर आजम जो हैं जी उनके और जो इंडिया के ऑलराउंडर हैं शुभमन गिल उनके बीच में अब काफ़ी लड़ाई होगी। लड़ाई किसके लिए? नंबर 1 पोजीशन के लिए। और ये काफ़ी जो है ये साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन अभी भी शुभमन गिल बाबर आजम से 10 पॉइंट्स नीचे हैं। लेकिन शुभमन गिल ने जो बहुत ज़बरदस्त ये जो अभी ODI मैचेस चल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसमें जो इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है उसकी वजह से खतरा हो रहा है कि ये बाबर आजम के पास पास आते जा रहे हैं। जो फर्स्ट ODI का मैच था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसमें इन्होंने बनाए थे बड़े जो हैं वो 74 रन्स बनाए थे जो मोहाली में हुआ था और जो इंदौर के अंदर सेकंड जो हुआ था ODI उसके अंदर इन्होंने अपनी छठी 100 बनाई थी। तो ऑल टुगेदर इनके पास हैं 847 पॉइंट्स और सिर्फ 10 पॉइंट्स ये नीचे हैं बाबर आजम से। तो अब अच्छी बात ये है बाबर आजम के लिए कि ये जो अब वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है ODI वर्ल्ड कप इंडिया में, तो उसके अंदर शुभमन गिल जो हैं एक तो वो 3rd ODI जो आज ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है उसमें नजर नहीं आए और उसके अंदर कितनी परफॉर्मेंस दिखा सकेंगे उस पे पता चलेगा कि क्या ये बाबर से आगे निकल सकते हैं, विच मीन्स के जो वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं उसके अंदर बाबर आजम जो हैं ही विल एंटर एज द टॉप रैंकिंग बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वाओ,
ठीक है Okay जी। हाँ जी, हाँ जी। और जनाब बांग्लादेश के लिए बुरी खबर यह है कि उनके जो बेस्ट और बेइंतहा प्रोलिफिक जो ये ओडीआई बैट्समैन है तमीम इकबाल साहब, ये नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के लिए। ये इवेंट जो है आईसीसी वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, आपको पता ही है, अक्टूबर 5 से इंडिया में। लेकिन बांग्लादेश जो है उसने जो अपना सबसे आखिर में उन्होंने अपना स्क्वाड जो है वो अनाउंस किया था, 15 मैन स्क्वाड, और उसकी वजह यही थी कि वो ये देखना चाह रहे थे कि तमीम इकबाल की जो इंजरी आई थी वो कैसी है। तो वो चलती जा रही है, इसकी वजह से टीम मैनेजमेंट ने कहा कि अब इनको हम नहीं ले सकते। एज अ रिजल्ट ऑलराउंडर शकीबुल हसन जो हैं लीड करेंगे अपनी टीम को, और इनको जो थी बैक इंजरी आ गई थी और वो दिन ब दिन खराब होती गई। और ये 50 ओवर्स कैप्टन थे बांग्लादेश के, तो उससे भी इन्होंने जो है हट गए थे पीछे के बैक इंजरी इनको बहुत तकलीफ दे रही थी, तो उन्होंने कहा मैं नहीं आगे चल सकूंगा। और फिर उसके बाद जो होम सीरीज हुई थी उसमें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसमें भी काफ़ी उन्होंने कंप्लेन की थी। एज अ रिजल्ट इनको मिस करेगा बांग्लादेश। एंड जनाब पाकिस्तान के वार्म अप मैचेस जो कि न्यूजीलैंड से होने हैं अहेड ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, वो क्लोज डोर्स में होंगे ऑन फ्राइडे एट राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम इन हैदराबाद। और बीसीसीआई ने कहा है कि जी हम क्लोज डोर्स में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी के बहुत सारे रीजंस हैं, और वहां पे उस दिन जो है 2 फेस्टिवल्स हो रहे होंगे, उसकी वजह से काफ़ी यहाँ पे सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हमको सिक्योरिटी एजेंसीज ने कहा कि ये मैच आप अंदर करें। अब इन मैचेस के लिए जो लोग थे उन्होंने बहुत सारे टिकट्स खरीद लिए थे। बहरहाल बीसीसीआई ने कहा कि हम आपको फुल रिफंड देंगे। पाकिस्तान की टीम ऑलरेडी आज इंडिया में पहुंची है वाया दुबई एट राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन हैदराबाद। वहां पे उनको रिसीव किया था बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी के अंदर, बेशुमार गाड़ियां और सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पे आए हुए थे इनकी हिफाजत के लिए। पाकिस्तान की टीम में 18 प्लेयर्स और 13 प्लेयर सपोर्ट स्टाफ है जो कि आज हिंदुस्तान में पहुंचा है। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो 3rd ओडीआई आज हुआ है। पहले 2 ओडीआईज तो हिंदुस्तान जीता था, तीसरा जो है ऑस्ट्रेलिया जीता है। ग्लेन मैक्सवेल ने 4 विकेटें ली, जिसने कि हेल्प किया ऑस्ट्रेलिया को इंडिया को बीट करने के लिए 66 रन से। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीत के ऑप्ट किया था बैटिंग करने के लिए, और ये जो थी फाइनल मैच जो था ओडीआई सीरीज का, ये आज राजकोट में हो रहा था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के ऊपर फतेह ली।